नमस्कार सभी को। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब की इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम सीटेट 2026 फरवरी में जो एग्जाम होने वाला है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ विज्ञान का जो पोर्शन आता है 30 नंबर का उसी को टारगेट करेंगे। इसमें हमने सिलेबस और साथ साथ में जो पहला थीम है ना, भोजन के बारे में, वो उसका हमने पहला वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लें, क्योंकि वहीं से ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इस फूड थीम के ऊपर फूड और फूड के कंपोनेंट यानी कि भोजन और भोजन के घटक में हम आज दूसरा पार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम फूड के टेस्ट की बात करेंगे, यानी कि भोजन के घटकों का परीक्षण की बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा अगर क्विकली रिवाइज में करा दूं कि पिछले वाले में हमने क्या क्या पढ़ा। कि हमने पढ़ा कि भोजन क्या होता है, भोजन कहाँ कहाँ से हमको प्राप्त होता है, और फिर भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, है ना, या कौन कौन से घटक पाए जाते हैं। तो हमने पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, है ना, वसा जिसको बोलते हैं, है ना, लवण, ये खनिज जिसको बोला जाता है, और उसके बाद विटामिन, है ना, रुक्षांश और जल की बात हमने पूरी बात कर ली थी, है ना। विटामिन अलग अलग प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें आपने कर ली थी। जरूर देख लें उसको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, या आई बटन में आपको दे दूंगा मैं, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम आगे बढ़ते हैं कि भोजन के घटकों का परीक्षण आपको करना है। तो मुख्य रूप से जो भोजन में पाए जाने वाले जो बृहद पोषक तत्व हैं या मैक्रोन्यूट्रिएंट जिसको कहा जाता है, उन्हीं का हम लोग टेस्ट करते हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी 6th में दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहला जो भोजन का घटक हम ले लेते हैं, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च टेस्ट जिसको बोलते हैं। स्टार्च यानी कि मंड का परीक्षण। मंड का परीक्षण अर्थात कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन का परीक्षण आप कैसे करते हैं, कौन कौन से रसायन उसमें उपयोग होते हैं, ये आपको 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा, है ना। जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, तो क्या करना है कि कोई भी आपके पास जो भी भोज्य पदार्थ होगा, उसको आपको क्या करना है, या तो उसको पीस लीजिए या फिर यथाउचित उसको रख लिए, जैसा है वैसा ही रख ले। ठीक है, जैसे कि आपने क्या लिया, कोई भी खाद्य पदार्थ आपने लिया, ठीक है, खाद्य पदार्थ लिया, उस खाद्य पदार्थ में, खाद्य पदार्थ जैसे कि मान लेते हैं कि आपने आलू ले लिया है, ठीक है, पोटैटो आपने ले लिया है खाद्य पदार्थ। इस खाद्य पदार्थ में आपको क्या डालना है, तनु आयोडीन, तनु आयोडीन का विलयन की कुछ बूंदे डालनी है। ठीक है, तनु आयोडीन विलयन की कुछ आपको बूंदे उस पे डालनी है, और जो आलू पे क्या हो जाएगा, तो आलू का जो कलर है, जो रंग है भोज्य पदार्थ का, भोज्य पदार्थ का रंग क्या हो जाएगा, ब्लू से ब्लैक की ओर, यानी कि नीला काला दिखाई देने लग जाएगा, नीला काला दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, तो जो भी आपके पास भोज्य पदार्थ है, यानी कि आलू और इसके अलावा भी कोई भी आप भोज्य पदार्थ ले सकते हैं जिसका आप टेस्ट करना चाहते हो। सबसे पहले आपको खाद्य पदार्थ लेना है, उसमें आपको तनु आयोडीन विलयन आपको लेना है, आयोडीन का सॉल्यूशन याद रखिएगा, आयोडीन सॉल्यूशन। हाँ, यहाँ पे आपको लेना है किसका, आयोडीन का एक सॉल्यूशन ले लेना है, वो भी डाइल्यूट आयोडीन का सॉल्यूशन ले लेना है, और उसको भोज्य पदार्थ में डालना है। अगर भोज्य पदार्थ का रंग क्या हो जाए, नीला काला हो जाए, तो ये बताएगा कि भोज्य पदार्थ में कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट के लिए कौन सा विलयन की आवश्यकता होगी, तनु आयोडीन विलयन की आवश्यकता होगी, ये आपको याद रखना है, इतनी चीज। ठीक है, दूसरा परीक्षण की बात करते हैं, प्रोटीन का परीक्षण। प्रोटीन परीक्षण, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी है, जहां पे आपको रसायन पदार्थों के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। सेम चीज आपको क्या करना है, आपको खाद्य पदार्थ लेना है, यहां पर फिर से आपको कोई भी आप खाद्य पदार्थ ले लें, इस खाद्य पदार्थ को आपको क्या करना है, महीन पीसना है, महीन पीसना है। अगर कोई लिक्विड तरीके का सब्सटेंस है, यानी कि द्रव वाला पदार्थ है, उसको पीसने की जरूरत नहीं है, पीसेगा नहीं, वो द्रवीय अवस्था में ही है। फिर
फिर अगर आपके पास कोई भी ठोस पदार्थ है ना, उसको जैसे कि मान लीजिए बिस्किट में आप टेस्ट करना चाहते हैं, तो बिस्किट को आपको क्या करना है, क्रश करना पड़ेगा, है ना, उसको महीन पीसना पड़ेगा। तो महीन पीस करके इसका एक विलयन तैयार कर लेना है। ठीक है, तो मान लीजिए आपके पास एक परख नली है। इस परख नली में आपने क्या लिया, खाद्य पदार्थ लिया। ये खाद्य पदार्थ हो जाएगा और इसमें आपको क्या डाल देना है, पानी डाल देना है। पानी डालने से क्या हो जाएगा, ये आपका विलयन तैयार हो जाएगा कुछ इस तरीके से। जैसे ही ये विलयन तैयार हो जाएगा, इस विलयन में आपको क्या डालना है, कॉपर सल्फेट। ठीक है, इस विलयन में आपको क्या डालना है, कॉपर सल्फेट विलयन, कॉपर सल्फेट विलयन की 2 बूंदें। ठीक है, कॉपर सल्फेट विलयन की 2 बूंदें इस विलयन पे डाल देनी है। ठीक है, यहां पे आप क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट के विलयन को डालेंगे। ठीक है, ये आपके पास भोज्य पदार्थ था, भोज्य पदार्थ और पानी के साथ आपने विलयन तैयार किया था, है ना, ये आपका विलयन तैयार हो गया था। इस विलयन में अब आपको क्या डालना है, विलयन प्लस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन CuSO4 इसका फॉर्मूला होता है। इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की 2 बूंदे यहाँ पे डाल देनी है आपको। ठीक है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की यहाँ पे आपको 2 बूंदे डाल देनी है। ठीक है, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, फिर से ये जो आपको विलयन प्राप्त होगा, इस विलयन में फिर आप क्या करना है, थोड़ी देर बाद, इस विलयन में थोड़ी देर बाद आपको क्या करेंगे, यहाँ पे कास्टिक सोडा, है ना, यहाँ पे आपको अब क्या डालना है, कास्टिक सोडा, जिसको हम लोग बोलते हैं, पहले लिख देता हूं मैं इसको, कास्टिक सोडा। इसका फॉर्मूला होता है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको बोलते हैं। कास्टिक सोडा की 10 बूंदे, 10 बूंदे यहाँ पे आपको डालना है इस विलयन में। ठीक है, तो ये जो पूरा पर्याप्त विलयन हो जाएगा, ये जो आपको विलयन प्राप्त होगा, इसमें आपने क्या क्या डाला, एक तो ये हो जाएगा विलयन प्लस कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, आपकी 2 बूंदे डालनी थी, और प्लस इसमें आपको क्या डालना है, NaOH यानी कास्टिक सोडा का विलयन डालेंगे। ठीक है, तो ये सारा का सारा ये मैटर तैयार हो जाएगा। अब जो भी आपने भोज्य पदार्थ लिया था उसका कुछ अलग कलर होगा, और जो यहाँ पे आपको भोज्य पदार्थ में आपने क्या क्या डाला, पानी डाला सबसे पहले, उसके बाद कॉपर सल्फेट डाला, उसके बाद आपने क्या डाला, NaOH यानी कि कास्टिक सोडा की 10 बूंदे डाल दी। तो इसके बाद अब इसका रंग जो है वो बैंगनी दिखाई देने लग जाए। अगर इस सॉल्यूशन का रंग कैसा दिखाई देने लग जाए, बैंगनी रंग दिखाई देने लग जाए, तो इसका अर्थ है कि इस खाद्य पदार्थ में, जो भी हमने खाद्य पदार्थ लिया है, उस खाद्य पदार्थ में क्या उपस्थित होगा, प्रोटीन उपस्थित होगा। तो इस तरीके से हम जांच कर सकते हैं। आइए इसको दोबारा लिख लेते हैं। तो हमने क्या कहा कि खाद्य पदार्थ लेना है, इस खाद्य पदार्थ को महीन पीस लेना है, महीन पीसने के बाद उसका, उसमें थोड़ा सा पानी डाल के उसका विलयन बना लेना है। विलयन बनाने के बाद उसमें कॉपर सल्फेट विलयन की 2 बूंदे डालनी है। ठीक है, 2 बूंदे डालेंगे कॉपर सल्फेट में, 2 बूंदे डालने के बाद फिर क्या होगा, हमने क्या कहा, फिर उसके बाद कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा अर्थात NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की 10 बूंदे, 10 बूंदे, है ना, 10 बूंदे किसमें किसमें डालनी है, 10 बूंदे आपको विलयन में, विलयन में डालें। तो ये विलयन में हम लोग डाल देंगे। तो विलयन में डालने पे क्या प्राप्त होगा, यदि विलयन का रंग, यदि यदि विलयन का रंग, यदि विलयन का रंग क्या हो जाए, बैंगनी हो जाए, तो ये क्या दर्शाएगा, यह प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाएगा, प्रोटीन की उपस्थिति को, प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाएगा। ठीक है,
आई होप यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दो टॉपिक, है ना, जो जहां पे आप भोजन के घटकों का परीक्षण कर रहे हैं, जिसमें से सबसे पहले स्टार्च या मंड का परीक्षण, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। याद होगा कि स्टार्च यानी कि मंड को ही कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, जटिल कार्बोहाइड्रेट। ये भी हमने चीजें पढ़ रखी हैं हमारे पहले वाले लेक्चर में। ठीक है, इसमें क्या करना है, खाद्य पदार्थ को लेना है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आलू, और उसको तनु आयोडीन विलयन में डाल देंगे, तनु आयोडीन विलयन की कुछ बूंदे उसमें डाल देंगे, तो भोज्य पदार्थ का रंग क्या हो जाएगा, नीला काला हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति उसमें होगी। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन परीक्षण में हम लोग क्या करेंगे, प्रोटीन टेस्ट में, कि हम कोई भी खाद्य पदार्थ लेंगे, उस खाद्य पदार्थ को हम लोग क्या कर देंगे, महीन पीस लेंगे, ताकि उसमें अच्छे से सॉल्यूशन बन पाए। ठीक है, महीन पीस लेंगे, उसके बाद क्या बन जाएगा, विलियन बन जाएगा। विलियन में, उस विलियन में क्या डालेंगे, कॉपर सल्फेट विलियन की 2 बूंदे डालेंगे, कॉपर सल्फेट CuSO4 की विलियन की 2 बूंदे डालेंगे। ठीक है, 2 बूंदे डाल दी। फिर उसके बाद क्या होगा, उसको थोड़ी देर बाद रखने पर इसमें हम कास्टिक सोडा यानी कि NaOH की 10 बूंदे डालते हैं। ठीक है, 10 बूंदे डालने पे फिर क्या होगा, उस विलयन का रंग यदि क्या हो जाए, उस विलयन का रंग यदि बैंगनी हो जाए, तो हम समझेंगे कि उस भोज्य पदार्थ में क्या उपस्थित है, प्रोटीन उपस्थित है। ठीक, आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इसमें याद रखने वाली क्या चीज है कि कार्बोहाइड्रेट टेस्ट में कौन सा रसायन उपयोग होता है, तो उस रसायन का नाम आपको याद रखना है, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन या तनु आयोडीन विलयन। ठीक, प्रोटीन के परीक्षण में कौन कौन से रासायनिक पदार्थ की उपस्थिति होती है, तो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन आपको डालना है, और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा विलयन को डालते हैं इसमें। ठीक है, अब ऐसे ही सेम तीसरा आपको करना है क्या, फैट यानी कि वसा का परीक्षण। अब वसा का परीक्षण बहुत आसान है, इसको लिखेंगे नहीं। वसा के परीक्षण में क्या करना है, जैसे कि कोई भी भोज्य पदार्थ हुआ, जैसे मान लीजिए बिस्किट है ना, बिस्किट को आपने क्या करना है, ऐसे ही महीन पीस लेना है, जैसे आपने यहाँ पे पीसा था, महीन पीसा, और महीन पीसने के बाद आप क्या करना है, उसको कागज में लपेट के रख देना है। ठीक है, कागज में लपेट के आपको रख देना है। ठीक है, थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद आप पाएंगे कि उस कागज पे क्या बना होगा, उस कागज पे कुछ तेल के धब्बे जैसे दिखाई देने लग जाएंगे। अगर उस कागज में तेल के धब्बे दिखाई देते हैं, है ना, ऑयल पैचेस आपको दिखाई देते हैं, तो इसका अर्थ है कि उस भोज्य पदार्थ में वसा उपस्थित होता है। ठीक है, इसमें कोई भी केमिकल यूज नहीं करना है। ये सारे के सारे जो परीक्षण हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड हैं, क्लास 6 की बुक में दिया हुआ है, चैप्टर नंबर 3 में। ठीक, माइंडफुल ईटिंग के नाम से चैप्टर का नाम है, और इसको आप वहां पे देख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से आप 2 पे ज्यादा फोकस कीजिए। ठीक, इसके बाद आते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में, संतुलित आहार के बारे में। संतुलित आहार एक ऐसा आहार है जिसमें शरीर के समुचित विकास और वृद्धि के लिए, है ना, जिसमें शरीर के समुचित विकास एवं वृद्धि के लिए सभी आवश्यक जो पोषक तत्व हैं वो उपस्थित होने चाहिए। साथ साथ में जो भी इसके अलावा जल, और साथ साथ में जो रुक्षांश हैं यानी आहारीय रेशे, वो भी उचित मात्रा में अगर उपस्थित हों, तो ऐसे आहार को हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित आहार बोलते हैं। ठीक है, आइए इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि संतुलित आहार क्या है। तो संतुलित आहार एक ऐसा आहार है जिसमें जीव के शरीर के समुचित विकास एवं वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व तथा उचित मात्रा में आहारीय रेशे जिसको हम लोग फाइबर्स बोलते हैं, उचित मात्रा में आहारीय रेशे तथा जल उपस्थित होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, संतुलित आहार या बैलेंस डाइट कहा जाता है। कुल मिलाके किसी भी भोज्य पदार्थ में जब भी आप भोजन करते हैं, तो उस भोजन में क्या उस भोजन में कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन प्लस वसा प्लस खनिज प्लस और क्या, विटामिन
विटामिन प्लस आहारीय रेशे प्लस जल, है ना। ये सारे कंपोनेंट यानी कि सारे पोषक तत्व, है ना, पोषक तत्व तो इतने पोषक तत्व हो गए, और ये आहारी रेशे और जल भी उचित मात्रा में अगर उपस्थित होगा तो उसको हम लोग संतुलित आहार बोलेंगे। संतुलित आहार से आपके शरीर के हर एक चीज जो है वो टारगेट होंगी, चाहे आपके शरीर में वृद्धि करनी हो या मांसपेशियों को बढ़ाना हो, है ना, शरीर से विभिन्न रोगों को लड़ना हो, है ना, ये सारी प्रक्रियाएं, ये सारे जो पोषक तत्व हैं और ये चीजें करते हैं, है ना। तो आपके थाली में जब भी आप भोजन करते हैं तो ये थाली में, आपके थाली में ये सारी चीजें उपस्थित होनी चाहिए, तभी आपके शरीर जो है वो समुचित विकास कर पाएगा। ठीक है, इसी को हम लोग संतुलित आहार कहते हैं। ठीक, इसीलिए आपने देखा होगा हम दाल और दाल के साथ चावल खाते हैं, ताकि जो जो हमारा दाल है उसमें मुख्य रूप से प्रोटीन और साथ साथ में जो चावल है वो कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति करता है, और इन दोनों में आपको वसा और खनिज और बाकी चीजें भी मिल जाएंगी, और साथ साथ में इनकी मात्रा को पूरा करने के लिए हम साथ साथ में दाल चावल के साथ खीरे, है ना, इस तरीके के सलाद वगैरह यूज करते हैं, ताकि ये बाकी चीजें भी यूज हो जाएं, है ना। तो ये प्रक्रिया है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित आहार या बैलेंस डाइट। ठीक है, इसके अलावा अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब एनसीईआरटी बुक में यहाँ तक चीजें सारी चीजें कवर कर ली हैं हमने भोजन तथा भोजन के घटक में। न्यू एनसीईआरटी में कुछ नए टॉपिक्स दिए गए हैं, इंट्रोड्यूस किए गए हैं, है ना, जिसका नाम है मिलेट, है ना। क्या नाम है, मिलेट। तो नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारा मिलेट। ठीक है, तो मिलेट क्या होते हैं, आपने मिलेट के बारे में सुना होगा कि ज्वार बाजरा के बारे में आपने सुना होगा। ठीक है, कौन कौन से नाम एक बार लिख लेते हैं इनको भी, कि आपने सुना होगा ज्वार के बारे में, है ना, आपने बाजरा के बारे में सुना होगा, ज्वार बाजरा रागी, है ना, मेवा, है ना, इनके बारे में आपने सुना होगा, एनसीईआरटी में इनके बारे में जिक्र किया हुआ है। तो इन ऐसे खाद्य पदार्थों को हम लोग मिलेट कहते हैं जिसमें छोटे छोटे बीज पाए जाते हैं। ठीक है, अब इनकी खास बात क्या है, इन मिलेट्स की खास बात क्या है कि ये एक तो छोटे बीज होते हैं इनमें, और इनमें अधिक मात्रा में अधिक पोषक तत्व, जैसे कौन कौन से पोषक तत्व आपको मिलेंगे इसमें ज्यादा, कैल्शियम, ठीक है, एक तो कैल्शियम आपको मिलेगा, और साथ में क्या मिलेगा, आयरन यानी कि लोहा, आयरन की मात्रा पूरी करता है, साथ में इसमें फाइबर, है ना। ये मुख्य रूप से मिलेट में ये जितने भोज्य पदार्थ होते हैं इनमें कैल्शियम, लोहा यानी कि आयरन, फाइबर, इनमें इनकी प्रचुरता होती है, इसीलिए इन मिलेट्स को हम लोग पोषक अनाज भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, पोषक अनाज। क्यों, क्योंकि इनमें पोषक तत्व जैसे कि कैल्शियम, आयरन, फाइबर्स और भी, है ना, कार्बोहाइड्रेट रिच तो होते ही, ये सारे के सारे मिलेट में आपको ज्यादा क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, है ना, सभी चीजें मिलती हैं, साथ साथ में इनकी मात्रा कैल्शियम, आयरन, फाइबर्स, इनकी मात्रा ज्यादा मात्रा में मिलती है, इसीलिए इनको पोषक अनाज भी कहा जाता है। सरकार इनके खेती के लिए, इनके उत्पादन के लिए बहुत जोर दे रही है ना, इसीलिए इसको इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, एक तो ये सारी की सारी देशज फसलें हैं, है ना, इनको और क्या कहा जाता है, ये सारे देशज फसलें होती हैं, देशज फसलें होती हैं, अर्थात हमारे देश में इसको उगाया जाता है ना, एंडेमिक, जैसे आपने सुना होगा उत्तराखंड में इसकी खेती बहुत की जाती है पहाड़ों में, है ना, इनमें ज्यादा हमको खाद वगैरह इसकी जरूरत नहीं पड़ती, है ना, कम मात्रा में, पानी की भी उतनी अधिक मात्रा में भी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी इसकी खेती हम कर सकते हैं उस पर्टिकुलर मौसम में भी। ठीक है, तो मिलेट के बारे में आप इतना जान लें। ठीक, इनके एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, यही सारी चीज। आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो ये चैप्टर हमारा यहीं तक फिनिश है, भोज्य और भोजन के घटक के बारे में। इनमें आपने देखा होगा एनसीईआरटी में कुछ अलग कलर्स के बॉक्स दिए हुए हैं और उसमें लिखा हुआ है इसे भी जाने, है ना, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के नाम से भी जान सकते हैं। तो अब हम इसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, वन लाइनर्स के फॉर्म पे देख लेंगे इसको, है ना, और इसके डिस्कस करते हैं, देखते हैं फिर इसमें।
सो एनसीईआरटी बुक में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के रूप में अलग कलर बॉक्स से जानकारी दी गई है ना। उन जानकारियों को हमने लिख लिया है कुछ इस तरीके से और इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे कि पहला है FSSAI, है ना। तो ये क्या है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। ये क्या करता है, ये एक सरकारी एजेंसी है, यानी गवर्नमेंट अथॉरिटी है, सरकारी एजेंसी होती है ना, भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई एजेंसी होती है। इनका काम क्या है, जो भी खाद्य पदार्थ होगा, खाद्य पदार्थों में जो पोषक तत्व हैं उनकी जांच करना, ये इनका कार्य है। तो आपने देखा होगा कोई भी अगर आप भोज्य पदार्थ खरीदते हो, उस भोज्य पदार्थ में उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू दी होती है। इसका मतलब है कि उस भोज्य पदार्थ में कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितना वसा है, कितना प्रोटीन है, कितना उसमें शुगर है, यानी कि चीनी की मात्रा कितनी है ना, शर्करा कितना है, ये सारी न्यूट्रिशनल फैक्ट्स जो है वो दिए होते हैं, या उनकी जांच कौन करता है, ये भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण। ठीक है, ये इनका काम है। इसमें से आपसे इसका विस्तार रूप में पूछा जा सकता है, सरकारी एजेंसी है, गवर्नमेंट एजेंसी है, या प्राइवेट एजेंसी है, सेमी गवर्नमेंट है, ये इनके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक, इसी में आप देखो कि कुछ ऐसे भोजन होते हैं जिनकी पोषक मात्रा को बढ़ाने के लिए उसमें अधिक मात्रा में पोषक तत्व डाले जाते हैं। ठीक, एक तो न्यूट्रिशनल फैक्ट है कि इस पैकेट में, जैसे बंद पैकेट, जो भी बंद पैकेट में भोजन होता है, जैसे कि आलू के चिप्स हो गए, है ना, उसमें तो जो भी क्वांटिटी होगी एक निश्चित मात्रा में, FSSAI ये क्या करते हैं, एक निश्चित मात्रा में क्वांटिटी निर्धारित करते हैं कि इतनी मात्रा होनी चाहिए। ठीक, लेकिन कुछ भोज्य पदार्थ में एक्सेसिव अमाउंट में पोषक पदार्थ डाले जाते हैं ताकि उस भोज्य पदार्थ की गुणवत्ता बढ़ सके। ठीक है, उनमें से कुछ एक एग्जांपल, उन्हीं को हम लोग फोर्टिफाइड फूड कहा जाता है ना। फोर्टिफाइड फूड यानी कि प्रबलीकरण। इस फोर्टिफाइड का अर्थ होता है प्रबलीकरण, यानी कि हम लोग पोषक तत्व की मात्रा को बढ़ा रहे हैं, है ना। ऐसे भोजन को हम लोग फोर्टिफाइड फूड बोलते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फोर्टिफाइड फूड्स क्या होते हैं, ऐसे फूड जिसमें न्यूट्रिशनल अमाउंट को बढ़ाने के लिए, यानी कि पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाने के लिए उसमें अधिक मात्रा में पोषक डाला जाता है न्यूट्रिशनल फैक्ट के अलावा, उसको हम लोग फोर्टिफाइड फूड कहते हैं। ठीक है, अब इस फोर्टिफाइड फूड में, जैसे कि एग्जांपल के लिए आपको याद रखना है, आपने सुना होगा आयोडीन युक्त नमक। आयोडीन युक्त नमक, तो आयोडीन युक्त नमक भी फोर्टिफाइड फूड का एग्जांपल है। एग्जांपल पूछा जा सकता है आपसे फोर्टिफाइड फूड। और जो शिशु यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके भोजन में भी न्यूट्रिशनल फूड ज्यादा, न्यूट्रिएंट्स होते हैं ज्यादा मात्रा में डाले जाते हैं, है ना, वो भी फोर्टिफाइड का एग्जाम्पल है। तो शिशु आहार हम इसको लिख सकते हैं कि शिशु आहार और आयोडीन युक्त नमक दो ऐसे भोजन हैं जिसको हम लोग फोर्टिफाइड फूड कहते हैं। ठीक है, फोर्टिफाइड फूड कहा जाता है। ठीक, आई होप यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। एक और चीजें दी हुई है पोलर बियर के बारे में, यानी कि ध्रुवीय भालू जो कि पोलर एरिया में रहते हैं। अब देखेंगे कि इनके त्वचा के नीचे, है ना, इन जंतुओं के त्वचा के नीचे क्या पाया जाता है, त्वचा के नीचे वसा की परत होती है, वसा की परत पाई जाती है। अब ये वसा की परत का काम क्या है, एक तो उनको ठंड से बचाने का काम करती है ना, कोल्ड शॉक से बचाती है, उनको ठंड से बचाती है। एक तो ये ठंड से बचाने का काम करती है, और साथ में ये क्या करती है, ये ऊर्जा देने का काम करती है। अब ऊर्जा कब, अब पोलर बियर जब अनुकूल परिस्थितियां नहीं होती, तो ये क्या करता है, अपने शरीर में चलने वाली जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, उपापचयी अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे सांस लेना, है ना, सांस लेने की दर को कम कर देगा वो, भोजन ग्रहण करना, उसकी स्पीड को कम कर देना, है ना, इसको हम लोग मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कम करना बोलते हैं। और भी इसके अंदर, ये तो एक शॉर्ट ऑफ एग्जांपल है। तो ऐसे जीव जो क्या ठंड से बचने के लिए या प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, जैसे माइग्रेटेड बर्ड्स के बारे में आपने सुना होगा, है ना, उसी तरीके से पोलर बियर भी करते हैं। तो इनकी प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं हाइबरनेशन। क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन, शीत निद्रा। तो अपने आप को ज्यादा ठंड के टाइम पे बचाने के लिए ये जीव क्या करते हैं, ये छुप जाते हैं उन एरिया में जहां पे ठंड कम होती है ना, आपको दिखाई नहीं देते। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो कि हमारे घरों में छिपकलियां होती हैं, वो ना ठंड के अभी के टाइम पे आपको दिखाई देगी, जैसे जैसे ठंड आती चली जाएगी वो गायब हो जाएंगे। कहाँ गायब होते हैं,
है ना। तो उनकी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन बोलते हैं। तो ये पोलर बियर जो है हाइबरनेट करता है, यानी कि शीत अधिक जब शीत पड़ती है तो वह एक अन्यत्र स्थान पे चला जाता है जहां पे वो है अपनी शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को निष्क्रिय कर लेता है, कम कर लेता है, उसी को हम लोग हाइबरनेशन बोलते हैं। उस पर्टिकुलर टाइम पे ये जो वसा की परत आपको पाई जाती है उसमें ये हाइबरनेशन में हेल्प करता है, सहायता करता है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। पोलर बियर के बारे में आपको क्या याद रखना है कि पोलर बियर जो है वो ध्रुवीय क्षेत्र में पाए जाते हैं जहां पे अधिक ठंड पाई जाती है। उनकी त्वचा के नीचे एक मोटी परत पाई जाती है, किसकी, वसा की, जो कि उन्हें शीत निद्रा के समय में, है ना, जब वो हाइबरनेट करते हैं, शीत निद्रा में जाते हैं, तो उस समय ये वसा की परत उनको ऊर्जा देने में सहायता करती है, ये याद रखना है। ठीक, तो यानी कि हाइबरनेट कौन करता है, पोलर बियर। यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक, आई होप यहां तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट इज जंक फूड। जंक फूड यानी कि अस्वास्थ्यप्रद भोजन, ऐसे भोजन जो आपके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है ना। जंक फूड में होता क्या है, आप जंक फूड किनको बोलेंगे, ऐसे भोजन जिसमें शर्करा की मात्रा, शर्करा और वसा की मात्रा ज्यादा होती है। ऐसे भोजन जिसमें शर्करा यानी कि शुगर और फैट की मात्रा ज्यादा होती है, और पोषक तत्व जैसे कि प्रोटीन, खनिज, विटामिन्स, ये कम मात्रा में पाए जाते हैं, है ना, ये कम मात्रा में पाए जाते हैं। ऐसे भोजन को जंक फूड कहा जाता है। ठीक है, हमने क्या कहा कि ऐसे भोजन जो जिनमें शर्करा और वसा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, और प्रोटीन, खनिज, विटामिन, है ना, और फाइबर्स, इनके मात्रा जो है वो न के बराबर रखी जाती है, ऐसे फूड को क्या कहा जाता है, जंक फूड कहा जाता है। अब ये करेंगे क्या, ये शरीर में मोटापा बढ़ाने का काम ही करते हैं। शरीर में क्या करेंगे, मोटापा बढ़ाने का काम करते हैं। मोटापा बढ़ेगा तो शरीर में कई बीमारियां जन्म लेना स्टार्ट कर देंगी, है ना। सही मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो कई बीमारियां उत्पन्न हो जाएगी। ओबेसिटी इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ठीक, आई होप यहां तक चीजें समझ में आ गई होंगी। उसके बाद खाद्य मील, एक फूड मील क्या होता है, खाद्य मील या फूड मील। तो आपको पता है कि जो हम खाते हैं घर में, रोटी, चावल, ये सारा, ये कहां से आता होगा, उगाता कौन है, किसान उगाता है अपने खेतों में। फिर वो किसान उस फसल को क्या करता है, काटता है, काटने के बाद उसको स्टोर करता है ना, या फिर उसको बेच देगा या स्टोर करेगा, है ना, जहां पे बिकेगा, फिर वो क्या करेंगे, वो उसको पीसेंगे, है ना, उसका आटा बनाएंगे, है ना, चक्की में जाके उसका क्या करने वाले हैं, आटा बनाएंगे, यानी कि बड़ी मात्रा में उसका आटा बनेगा। फिर आटा बनाने के बाद फिर क्या होगा, उसको पैक किया जाएगा। ठीक है, पैक करने के बाद फिर उसको जो छोटी छोटी दुकानें हैं उनमें डाल दिया जाएगा, फिर वहां से हमारे घर तक आएगा। तो खाद्य मील क्या है, तो खेत से हमारी भोजन की बात करें कि भोजन का खेत से हमारी थाली तक पहुंचना, थाली तक पहुंचना क्या कहलाता है, खाद्य मील कहलाता है। खेत से हमारी थाली तक भोजन का पहुंचना, यही क्या कहलाता है, फूड माइल या खाद्य माइल कहलाता है। ठीक, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए गेहूं, ये कहां पे खेत में होगा, है ना, किसान उगाएगा इसको, गेहूं को, खेतों में। ठीक, अब इस गेहूं का क्या होगा, इस गेहूं की कटाई होगी, मढ़ाई होगी। इसके बाद इस अनाज को ये लोग बेच देंगे। बेचने के बाद जहां पर भी होगा वो इसको स्टोर कर लिया जाएगा। भोजन का क्या हो जाएगा, स्टोरेज हो जाएगा, संरक्षित कर दिया जाएगा। संरक्षित होने के बाद इसको क्या किया जाएगा, महीन पीसा जाएगा, या सीधे सीधे कहें तो आटे की प्राप्ति होगी, है ना। इस आटे को हम लोग क्या किया जाएगा, पैकेजिंग, इसको पैक किया जाएगा। पैक करने के बाद इसको दुकानों में भेज दिया जाएगा। दुकानों से ये हमारे घर तक पहुंचते हैं। तो ये इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद ये हमारे घर की थाली तक पहुंचता है। इसी को हम लोग खाद्य मील या फूड माइल कहते हैं। आई होप यहां तक चीजें जो हैं आपको समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से हमने भोजन और भोजन के घटक को पूरा कर लिया है। इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, यानी क्या होते हैं, विटामिन, कौन कौन से विटामिन क्या क्या करते हैं, कौन कौन सा रोग होता है अगर विटामिन नहीं होंगे, है ना। उसके बाद बैलेंस डाइट क्या होता है, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की जानकारी भी आपको मिल चुकी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी।
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ साथ में तैयारी करते रहें। इसकी एमसीक्यूज जो हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। इस चैनल के साथ बने रहें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, शेयर जरूर कर लें अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल सके। तब तक एंजॉय कीजिए और साथ साथ में पढ़ते रहिए और मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।